हेलो एवरीवन, मैं हूं विक्रांत ठाकुर और आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन के इस यूट्यूब पोर्टल पर। एज यू नो, पटवारी की 800 प्लस भर्तियां अभी आने वाली है और इसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी विद इन अ मंथ और नेक्स्ट मंथ रिलीज हो सकती है। लगभग 2019 के बाद 2025 में लगभग 6 साल बाद ये भर्तियां आ रही है। तो 800 प्लस वैकेंसीज अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है और कंपटीशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, इसका सिलेबस 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहला है जीके सेक्शन, फिर है मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है हमारा मैथमेटिक्स रहता है। कुछ बच्चों को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन जिन्होंने अच्छे से किया है तो उनका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही रहता है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, टोटल 100 नंबर का ये एग्जाम था जो कि 2019 में था। उसके बाद अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है। 2019 में 100 नंबर में से 25 नंबर जीके, 25 नंबर मैथमेटिक्स, 25 इंग्लिश और 25 हिंदी का था। तो 25 नंबर जो मैथमेटिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डिसाइड करते हैं आपका इन या आउट। अगर हम 25 नंबर इसमें अच्छे से करें तो इसमें एक भी नंबर कम होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसका जो लेवल है वो अप टू 10th रहता है, लेकिन थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़े अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं मैथमेटिक्स। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसीलिए देखते हैं ताकि हम पता लगा सकते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो 2019 का जो लेटेस्ट है, इससे पहले 2015 में हुआ था, उससे पहले भी हुए थे, लेकिन अभी हम 2019 के ये 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका लेवल क्या था, इसे इजीली सॉल्व कैसे किया जा सके और ये किस टॉपिक से आए थे, ताकि हमें टॉपिक्स भी पता चल सके कि कौन कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0, 4 रेज टू पावर 0। ये कितना होगा? 2 की घात 0, 3 की घात 0, 4 की घात 0। ऑप्शन है 1, 24, 0 या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम लोग इसका टॉपिक का नाम देख लेते हैं। ये किस टॉपिक से है? टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इस टॉपिक से हिंदी में बोलेंगे घातांक के नियम। घातांक के नियम, ये हिंदी में नाम है इसे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा किसी भी नंबर पर अगर 0 घात हो, किसी भी नंबर पर 0 घात हो, अगर मैं बोलता हूं कोई ए नंबर है, उसकी घात 0 है, तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। बस ए क्या होना चाहिए? ए 0 से बड़ा होगा। जब ए 0 से बड़ा होगा, कोई भी नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, किसी के भी ऊपर अगर 0 घात है तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो ये क्वेश्चन है हमारा 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0 गुणा 4 की घात 0। तो 2 की घात 0 कितना हो जाएगा? 1 गुणा 3 की घात 0 1 गुणा 4 की घात 0 1। 100 की घात भी होती, अगर ये 100 की घात भी होती 0, तब भी ये 1 बन जाता। 1 लाख की घात 0 होती तब भी ये 1 बन जाता। किसी की भी पावर अगर 0 है तो 1 के बराबर हो जाता। तो 1 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अगर इन गुणा करे, एक एकम में 1, एक एकम में 1, तो आंसर आ गया आपका 1। तो सही ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला 1। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 100 प्लस 5 अपॉन 1000 प्लस 51 अपॉन 1000 इज। ये ऑप्शन हमें दिए हैं यहां पर। इन्हें सॉल्व करने का एक तरीका है, जब भी ऐसे जिनके नीचे 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने 21 ले लिया, 21 अपॉन 1000, 21 अपॉन 1000 ले लिया। तो इसमें कितनी जीरो है हम लोग गिनेंगे, 1 2 3। तो हमेशा 3 के आगे दशमलव लगेगा, 3 के आगे डेसिमल लगेगा, पॉइंट लगेगा। कैसे लगेगा? तो 2 1, ये तो ऑलरेडी है ऊपर,
हमें 3 के आगे पॉइंट लगाना है, एक हम इससे आगे 0 दे देते हैं। 1 2 3, 3 के आगे पॉइंट लग गया, तो ये हमारा डेसिमल में ये चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5/1000 ले लेते हैं। 5/1000 यहां भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के आगे दशमलव लगना है, 1 2 3, 3 0 है नीचे में, 3 के आगे डेसिमल लगना है। 3 के आगे डेसिमल के लिए 5 तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें 3 डिजिट्स चाहिए, तो हम 2 0 दे देंगे, इसे 2 0 दे दी। अब हमारा पॉइंट लग गया 1 2 3, 1 2 3, इसके आगे पॉइंट लग गया। वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, 5 ऑलरेडी है हमारे पास, प्लस 1 के आगे पॉइंट में, इसको हमने पॉइंट में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है, तो कितनी 0 है, 1 2, तो 1 तो हमारे पास ऑलरेडी था, हमें 2 के आगे 2 के आगे पॉइंट लगाना है, तो एक तो ये है, एक इससे 0 दे देते हैं, इसके आगे पॉइंट लग गया, इसके आगे पॉइंट लग गया। वैसे ही इसका देखेंगे, कितनी 0 है, 1 2 3, 5 तो हमारे पास ऑलरेडी है, 3 के आगे हमें पॉइंट लगाना है, एक इस 5 तो है, 2 इसे 0 दे देंगे, 1 2 3, टोटल 3 हो गई, ये पॉइंट लग गया। प्लस 51 ऑलरेडी है, 1 2 3 4, 4 0 है, तो 4 के आगे पॉइंट लगाना है, 1 2 तो ऑलरेडी है, 2 इसे 0 दे दो, और ये हमारा पॉइंट लग गया, ये हमारा पॉइंट लग गया। तो ये बदल गया डेसिमल में, आगे आप 0 लगा सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। तो ये आ गया सिंपल डेसिमल्स में, दशमलव में ये पूरा क्वेश्चन आ गया है। अब इसे प्लस करना, प्लस करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है कि आप पहले 1 2 3 4, 4 संख्या है, ये 4 डिजिट्स है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स लाइन में लगा दो, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 4 पॉइंट्स लाइन में लगा दिए। अब फर्स्ट देखो, इसमें पॉइंट्स नहीं है तो पॉइंट के आगे रहेगा, दूसरे में पॉइंट है पॉइंट, पॉइंट के बिल्कुल एक बाद 0 है और उसके बाद 1 है। फिर तीसरा देखो, पॉइंट के बाद 0 है, फिर एक और 0 है, फिर 5 है। तीसरा देख लो, पॉइंट के बाद 0 है, एक और 0 है, फिर 5 है, फिर 1 है। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब खाली जगह में आप 0 भर सकते हो, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगानी शुरू कर दिया आपने, यहाँ पे 1 2 3 4 है, 1 2 3, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 लगा दो, इसके बाद भी 0 लगा दो, इसके बाद भी सारी 0 लगा दो, बाकी जगह 0 भर दो और इसे प्लस कर दो। अब प्लस करना इजी हो जाएगा, ये 1 है, 5 और 5 10 की 0 हासिल लगा 1, यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ है, ये हो गए 2, यहाँ पे कुछ नहीं है 0, प्लस यहाँ पे 5 है, तो ये हमारा आंसर निकल चुका है 5.0201। कहाँ है 5.02, 5.02, 5.0201, 5.0201, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। इस तरह से ये डेसिमल वाले क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। आपने जब भी प्लस करना है, डेसिमल्स को, दशमलव को पहले लाइन में लगा देना है। और ये टॉपिक हमारा था, इस टॉपिक का नाम है डेसिमल एक्सपेंशन, हिंदी में बोलते हैं दशमलव प्रसार। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन डाला गया था। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 2 consecutive even numbers is 66, then the smaller one is। 2 नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव होती एक के बाद अगला, लाइन में आता है, जो जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्याएं, कि 2 क्रमागत सम संख्याएं 66 है, उनका योग 66 है। देन द स्मॉलर वन इज, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, जिसमें 2 का गैप हो, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो इस तरह के 2 नंबर है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला नंबर, पहले को क्या मानते हैं, x मानेंगे, पहले को क्या मानेंगे, x, और दूसरा नंबर क्या हो गया, x + 2,
उदाहरण के लिए अगर इसे 2 मानते हैं, 2 और 2 तो अगला होता है 4, अगला होता है 6, उसमें 2 2 जुड़ जाता है। तो ये x है, दूसरा नंबर है x जमा 2। अब दोनों का योग, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, पहला और दूसरा, दोनों का योग, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, दोनों का योग कितना है, इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनता है, 66 बनता है। पहले को हमने x माना, हमें नंबर नहीं पता था तो x मान लेते हैं। दूसरा है इसके बाद 2 और जुड़ेगा, इवन नंबर बनेगा, सम संख्या, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 66 बन गया। x और x कितने x हो गए, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, हो गए हमारे पास 2x, ये जमा 2 बराबर 66। इसे सिंपली सॉल्व करेंगे, इसे बोलते हैं समीकरण। समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को। तो 2x यहीं रहने देंगे क्योंकि इसके साथ x जुड़ा है, तो x वाले को अभी इधर ही रहने देंगे। सबसे पहले ये जो नंबर है इसे उठा के वहां फेंक देंगे, यहां जमा में है, प्लस में है, वहां जाएगा माइनस में, तो बराबर 66। ये उठ के यहां जाता है, ये उठ के यहां चला जाएगा, तो ये बन जाएगा -2। जब भी उठा के वहां ले जाते हैं तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2x बराबर 66 में से 2 गए 64। अब इतना आ गया है, ये आ गया हमारे पास 2x बराबर 64। अब ये जो 2 है इसे भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें इन दोनों की संख्याएं पता करनी है कि 2 नंबर कौन से हैं जिन्हें जोड़ के 66 बन रहा है। हमने तो अभी एक पहले वाले को x माना था, बड़े वाले को उसमें 2 और जोड़ दिया क्योंकि सम संख्या है तो 2 जोड़ दिया, ठीक है। इस x को अकेला करना पड़ेगा, ये 64 आया, ये जो 2 है ये अभी इसके साथ चिपका हुआ जुड़ा हुआ है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है। जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता है उसके बीच में गुणा माना जाता है कि ये गुणा में है एक दूसरे के। जब इसे उठा के बराबर के उस तरफ ले जाना है तो गुणा से ये भाग में चला जाता है, बटे में चला जाता है। बटा यानी भाग, इसको भाग ही बोलते हैं बटे को। अब इसे काटेंगे, कितना बनेगा, 64 का आधा करना पड़ेगा ना, 2 का मतलब आधा करना, या आप भाग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी भाग कर सकते हैं। 64 2 से गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 0, बचा 4, 2 दूनी 4, 0, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट 32। आप ऐसे भी काट सकते हैं, किसी को ये काटना था, नहीं काटना तो ऐसे भाग कीजिए। तो ये आ गया आपका x बराबर 32, कि एक संख्या तो हमारे पास 32 है, एक तो 32 है, दूसरी कौन सी होगी, 32 के बाद कौन सा आता है, 33। लेकिन यहाँ सम संख्या पूछिए तो 32 के बाद सीधी 34, फिर 36, फिर 38, तो ये वो 2 संख्या हैं। तो इन्होंने पूछी है द स्मॉलर वन, सबसे छोटे वाली कौन सी है, 32 है, तो यहाँ पर है हमारा आंसर 32, ये आंसर सही होगा। अब हम टॉपिक देखते हैं कि टॉपिक कौन सा है, ये किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, तो वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं रेखिक समीकरण, वो समीकरण जिसमें हमें समीकरणें बनानी होती है। ये हमने समीकरण बनाई, ये हमने समीकरण बना दी थी, तो इसे रेखिक समीकरण ये टॉपिक है, उसमें ये क्वेश्चन आता है। तो ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। ये हमारा 4th क्वेश्चन है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज Rs 1,54,000, 1,54,000, देन ओरिजिनल सैलरी इज। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो क्या लिखा है उसे भूल जाइए, मैं हिंदी में समझाऊंगा कि एक आदमी की जो ओरिजिनल सैलरी थी, जो उसकी सैलरी थी, उसमें 10% इंक्रीज हुई है, 10% उसकी सैलरी बढ़ी है, और उसकी जो नई सैलरी बन गई अब वो बन गई 1,54,000। तो हमें निकालनी कि उसकी पहले कितनी सैलरी थी, ओरिजिनल सैलरी क्या थी। तो हम यहां देखेंगे न्यू सैलरी जो उसकी बनी वो कैसे बनी, ओरिजिनल सैलरी में
ओरिजिनल सैलरी में 10% बढ़ोतरी हुई, 10% इंक्रीज हुई, 10% इंक्रीज हुई। तो न्यू सैलरी जो उसकी बनी, ओरिजिनल सैलरी और 10% जो भी बढ़ा, उन दोनों को मिला के न्यू सैलरी बनी है। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? पहले 100% थी, पूरी पूरी मिलती थी उसको, 100% जिसे हम बोलते हैं 100%। और बढ़ी कितनी? 10% और बढ़ गई। टोटल कितनी होगी न्यू सैलरी? न्यू सैलरी होगी उसकी 100% पहले थी, 10% और बढ़ गई, तो दोनों को मिला के 110% होगी, 110% होगी। ठीक है, 110% होगी। अगर हम पुरानी सैलरी, ओल्ड या ओरिजिनल को x मान लेते हैं, तो प्रतिशत हमें हटाना है, तो न्यू सैलरी जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी? 110। ये जो प्रतिशत जब भी हम हटाते हैं तो नीचे 100 लगा देते हैं, ये प्रतिशत का निशान हट जाता है। इसे याद करने का तरीका है कि बीच वाला डंडा सीधा कर दो, इधर उधर की जीरो नीचे लगा दो। गुणा करना पड़ता है हमें ओरिजिनल सैलरी से। ओरिजिनल सैलरी क्या थी? हमें ओरिजिनल सैलरी तो निकालनी है, तो नहीं पता तो उसको क्या मानेंगे? x। तो x हमने लिख दिया। अब हमें x निकालना है, हमें ये ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। ओरिजिनल सैलरी को इधर ही रहने दो, बराबर। न्यू सैलरी हमारी बन गई थी 1,54,000 जो हमें दी है, 1,54,000 हमें दी है। अब ये जब उठा के, अभी यहाँ गुणा में इसके साथ है ना, ये बराबर के इस तरफ उठा के ले आना है हमें इसे। तो हम क्या करेंगे? जब ये गुणा है, नीचे वाला हमेशा ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। सिंपल सी बात है, ये पलटा मार देता है, उल्टा हो जाता है। तो गुणा में आ जाएगा, यहाँ भी गुणा में, तो यहाँ भी गुणा में आएगा। पर जब ये बराबर को इसे क्रॉस करना होता है तो नीचे वाला ऊपर जाता है, 100 बटे ऊपर वाला नीचे आता है, 110। अब जितना काट सकते हैं काटो, ये हमने काटा, ये हमने काटा, 0 से 0 गई। अब ये 11 जो है, अब हम यहां से भाग करने की कोशिश करेंगे। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो कितना बचा? यहाँ तो 15 है, कितना बचा? 4 बच गया। तो मैं 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा 4 लिख देता हूँ। तो 4 और 4 44 बन गया। तो 11 चौके 44, बाकी बची 0, 1 2 3, 1 2 3 और एक इसकी 0 बच गई। तो टोटल कितना बच गया हमारे पास? x बराबर 1,40,000 और 3 और 0, 1,40,000। तो हमारी जो ओरिजिनल सैलरी थी, जिसे मैं x माना था, वो कितनी आ गई? 1,40,000। अब हम ऑप्शंस में देखते कहाँ है। 1,50 है, 1,60 है, 1,40 है, 1,40,000। ये हमारा सही उत्तर है, ये हमारा सही आंसर है। तो सिंपली हमने क्या किया, एक बार फिर से देखते थे कि जो नई सैलरी बनी वो पुरानी सैलरी और जो प्लस हुई और ऐड हुई है, उन दोनों को मिला के नई सैलरी बनी हमारी। तो पुरानी सैलरी हमने 100% थी पहले, पूरी पूरी मिलती थी, 10% और बढ़ गया। तो टोटल कितनी होगी पुरानी सैलरी से? पुरानी सैलरी में 10% बढ़ा तो टोटल कितना हो गया? 110%। ये हमारी नई सैलरी होगी, ये हमारी नई सैलरी होगी। अगर नंबर में देखें तो ये 1,54,000 था, इसे नंबर में बदलना पड़ेगा तो प्रतिशत हटाना पड़ेगा। प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग नीचे 100 लगा देते हैं, प्रतिशत तभी हटेगा जब नीचे 100 लगेगा, और गुणा कर देता है उसकी ओरिजिनल सैलरी से, जो हमें निकालनी है, जो हमें निकालने को बोला है उससे गुणा कर देंगे। हमने गुणा कर दिया। अब हमें ओरिजिनल सैलरी हमारी x है, ये निकालनी है, तो इसको अलग करना पड़ेगा, एक साइड करना पड़ेगा। हमने एक साइड किया और इसे उठा के इधर ले आना पड़ेगा ताकि इसे सॉल्व कर सके। तो 1,54,000 था, इसे उठा के हम लोग यहां ले आए। यहां ले आने के बाद अगर हम देखें तो ये उल्टी हो जाती है, ये 100 ऊपर चला गया, 110 नीचे आ गया, तो 1 0 से 1 0 गया, ये हमने काट दिया है या मिटाई दिया। ये देखो, अब 11 से इसे भाग करना था, तो अगर हम 11 से भाग करें, अगर आपको 11 का पहाड़ आता है
थोड़ा बड़ा आता है तो 14 गुणा 11 154 होता है, पूरा पूरा कट रहा है। नहीं आता है तो 11 कम 11, 15 था, 11 आ गया, 4 बच गया, इसके आगे 4 लगा दिया, 4 के आगे 4, 44 बन गया। 11 चौके 44, बाकी जीरो हमने ऐसे ही लिख दी और इसकी जीरो यहां लिख दी, तो ये बन गया 1,40,000, 1,40,000। टॉपिक का नाम वही रहेगा, टॉपिक का नाम हमने यहां भी समीकरण बनाई, ये x के साथ समीकरण बन गई, तो इसका नाम रहेगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, हिंदी में बोलेंगे रेखिक समीकरण। जब भी x के साथ हम किसी चीज को सॉल्व करते हैं तो वो रेखिक समीकरण ही बनती है, जिसमें x आ गया, बराबर आ गया, वो एक समीकरण बन जाती है जिसे हम रेखिक समीकरण बोलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is exactly divisible by 4, 9 and 10। हिंदी में इसे बोलेंगे कि हमें ऐसा सबसे छोटा वर्ग नंबर निकालना है, स्क्वायर नंबर या वर्ग नंबर निकालना है जो 4, 9 और 10 से पूरा पूरा भाग हो जाए, इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए, ऐसा सबसे छोटा वर्ग नंबर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इससे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अलग अलग 2-3 नंबर दिए, इन तीनों को एक बनाना पड़ेगा। और एक कैसे बनेगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे। इन तीनों का सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, एलसीएम लेना इन तीनों का। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो हम लोग यहां पे ले रहे हैं साथ में एलसीएम। ऐसे लेते हैं 4 को, 9 को, 10 को, तीनों को इकट्ठा अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तीनों का अभाज्य संख्या है। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से ये हो जाता है 2 दूनी 4, 9 नहीं होता है इसको ऐसे ही लिखेंगे, जो नहीं होता है उसको ऐसे ही लिखेंगे, और ये हो जाएगा 5 के पहाड़े में आता है 2 पंजे 10। फिर से 2 से करेंगे, जब तक 2 से हो रहा है, 2 एक कम 2, ये होता है 9 नहीं आता है 2 के पहाड़े में, 5 नहीं आता है। फिर क्या करेंगे, 2 से तो हो गया, 2 से अब कुछ नहीं होता है, अब 3 से करेंगे, 3 से 1 नहीं होता है, 1 तो हो गया, ये हो जाएगा 3 तिये 9, 5। क्या फिर से 3 से होता है, हो जाएगा 3 से, ये नहीं होता, इसको ऐसे ही लिखेंगे, 3 एक कम 3, और 5 नहीं होता है, 5 को ऐसे ही छोड़ दो। फिर 3 से अब कुछ नहीं होता है, अब किससे होगा, 5 से, 3 के बाद 5, 1 आ गया, ये ऐसे ही आ गया, एक 5 एक कम 5, तो हो गया पूरा। जब नीचे 1 1 आ जाए तो ये पूरा सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको गुणा कर देंगे, इन सबको गुणा कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो इसको गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, कितना बना, 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, टोटल हमारा आ गया 180। ये तो हमारा आया एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 180। अब हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर, सबसे छोटा वर्गमूल नहीं, वर्ग निकालने को बोला है, वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए वर्गमूल निकालने के लिए ऐसे ही फिर से अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, किसका, इस 180 का, ये तीनों का मिला के एक मिश्रण आ गया, एक ही नंबर आ गया तीनों का मिला के, इसका फिर से अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 180 2 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 0 81, 90 दूनी 180, फिर से 2 से करेंगे, 45 दूनी 90,
अब 2 से तो नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। 15 तिये 45, फिर से 3 से, 5 तिये 15, अब 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से, 5 एकम 5। जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं हम ढूंढते हैं जोड़े। पहला जोड़ा अगर आपको याद होगा वर्गमूल में हमेशा जोड़े ढूंढे जाते हैं। दूसरा जोड़ा, तीसरा नहीं बना, ये नहीं बना जोड़ा, ये नहीं बना। इसके लिए हमें किसकी जरूरत और पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी 5 की। तभी ये एक जोड़ा बनेगा ना, जब 5 होगा तभी एक जोड़ा बनेगा। ये तो पूरा जोड़ा है, ये पूरा जोड़ा है। 5 के लिए 1 और 5 की जरूरत है। तो ये नंबर कुछ बड़ा होना चाहिए था ताकि हमारा यहाँ 1 और 5 एडजस्ट हो जाता और ये हमारा जोड़ा पूरा पूरा बन जाता। अब नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इट मीन्स हमें ये 180 को गुणा करना पड़ेगा 5 से, इस जोड़े से। ये जो हमारी कमी रह गई एक जोड़े के लिए 5 की, इस 5 से, क्योंकि 2 का तो जोड़ा आ गया था, 3 का भी आ गया, 3 का स्क्वायर लिख दिया, 5 का नहीं आया, 5 का नहीं आया, तो 5 के लिए 1 और 5 हमें चाहिए। तो उसी 1 और 5 से हम इस पूरे को गुणा कर देंगे। वही वो 5 नंबर है जिसे हमें गुणा करना पड़ेगा। तो अब जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 जा 0, 8 5 जा 40 की 0, 4 हासिल, 5 एकम 5 और 4 9। तो ये वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर होगा, ये वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर, ये हमारा आंसर आ चुका है। ये वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर होगा जो भाग होगा 4 9 और 10 से। तो यहाँ 900 देखिए, 900 900 ये है हमारा, सबसे सिंपल था। अगर आप टॉपिक की बात करें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर एंड, और यहां पे एलसीएम भी है तो एलसीएम भी लिख लेते हैं हम लोग। वर्ग और लघुत्तम, इसे हिंदी में बोलते हैं एलसीएम, आपको पता है एलसीएम ही बोलते हैं सब, हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्तक भी बोलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज 2d/3 देन इट्स वॉल्यूम इज। हिंदी में क्या होगा कि इफ, अगर त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या, अगर त्रिज्या किसी गोले की 2d/3 है तो हमें निकालना है देन इट्स वॉल्यूम यानी आयतन, हमें इसका आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होगा, अगर त्रिज्या, किसी गोले की त्रिज्या ये दी है, त्रिज्या क्या होती है r, त्रिज्या क्या होती है r कितनी दी है 2d/3, ये हमें त्रिज्या दी है एक गोले की, हमें निकालने को बोला है आयतन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला v लिखते हैं वॉल्यूम आयतन के लिए। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r का घन, r की पावर 3। तो v बराबर 4/3 गुणा क्या, पाई लिख दूं मैं इसको एज इट इज, क्योंकि ऑप्शन हमारा पाई में ही है तो पाई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पाई r की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि r कितनी दी है, त्रिज्या हमको ये दी है, r होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या दी है 2d/3, तो r का क्यूब था तो इस पूरे को भी क्यूब दे देते हैं। हमने क्या किया, इस r की जगह ये लिख दिया, क्योंकि r हमें ये दी थी त्रिज्या। अब यहां से देखेंगे आप v/4/3 पाई, ये जो घन है ये 2 को भी है, d का भी है और 3 का, ब्रैकेट के बाहर है ना ये, तो ब्रैकेट के अंदर के सभी संख्याओं का ये घन है। तो 2 का घन कितना होगा, अगर 2 का घन निकालते हैं हम लोग, 2 का घन, 2 का भी है ये क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब क्या है कि 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है, 2 को 3 बार गुणा, यही होता है घन का मतलब। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये बन गया 8। फिर है d का क्यूब, d हमारा ऐसे ही लिख देते हैं d का क्यूब बटे, ये भी ब्रैकेट के अंदर है 3, तो 3 का भी एक क्यूब है, तो 3 का क्यूब का मतलब क्या है, 3 को 3 बार गुणा करना है, यही होता है क्यूब का मतलब। 3 3 9 27,
तो ये बन गया 27। अब v बराबर 4, 8 चौके, अगर मैं यहीं लिख दूं पूरा इसको दोबारा, पाई 8 d क्यूब बटे 27। तो यहां देखिए, इसे सीधा सीधा गुणा कर सकते हैं हम लोग, ये दोनों गुणा कर सकते हैं। 8 चौके 32 और नीचे भी गुणा कर दो, 27 गुणा 3, 27 गुणा 3, 7 तिये 21 का 1, 3 दूनी 6 2 8, 81 बन जाता है ये। और साथ में है पाई और डी क्यूब। हमने इन दोनों को गुणा किया, 8 चौके ऊपर 32 है, 27 तिये नीचे 81 है, पाई बीच में लिख दिया, डी का क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आयतन आ चुका है। क्या आया है? आयतन। ये हमारा आयतन आ चुका है। तो आंसर है हमारा आयतन 32/81 पाई डी क्यूब। पहला ही हमारा आंसर निकल गया यहाँ पे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए। ये हमारा 7th क्वेश्चन, राइट 2 सही 3/2 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में लिखना है हमें इसे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें 2 सही 3/2 को प्रतिशत में बदलना है। तो ये है हमारा मिश्रित भिन्न। हमें पहले इसे सिंप्लीफाइड करना होगा। कैसे करते हैं? इन दोनों को तो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 आ गया, और फिर उसके बाद इसे जमा करते हैं। 2 दूनी 4 और 3 7, कितना बन गया ये? 7/2। नीचे 2, आगे और नीचे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 आ गया। उसके बाद ऊपर वाले को हमेशा प्लस करते हैं, ऊपर वाले को हमेशा प्लस करेंगे, इसे प्लस करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 और 3 7, तो 7 और नीचे वही आता है जो होता है बटे में 2। अब इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 7/2। जब हम इन्हें प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत में बदलने का मतलब सीधा सीधा 100 से गुणा कर देना है। प्रतिशत में बदलना सीधा सीधा 100 से गुणा करना है। तो जब इसे गुणा करेंगे, अब देखिए काटो इसे, 50 दूनी 100, 7 पंजा 35 और 1 0, फिर इन्हें गुणा करेंगे तो 350%। ये आ गया 350%, हमारा आंसर आ गया। तो 350% का है हमारा ये हमारा सही आंसर होगा। सिंपल सा है, जब भी कोई चीज बटे में हो और उसे प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा 100 कर दो। गुणा 100 किया हमने तो नीचे ऊपर कट गया, 50 दूनी 100, तो 50 गुणा 7 350 होता है। ये इसका जो टॉपिक है, कौन से टॉपिक से है ये है हमारा फ्रैक्शन। एक तो फ्रैक्शन था, इसमें फ्रैक्शन था, दूसरा एंड प्रतिशत यानी परसेंटेज। हिंदी में लिखेंगे भिन्न और प्रतिशत। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन था हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहां लिख देते हैं, ये श्रेया हो गई, ये अर्जुन हो गया, अर्जुन। तो श्रेया की आयु हम x मान लेते हैं। पहली लाइन देखिए, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। इसकी अगर x मान ले तो इसकी होगी दुगनी, 2 गुना यानी दुगनी, 2 गुना। इसकी x होगी, इसकी दुगनी होगी। अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी होगी। पहली लाइन ठीक है। दूसरे में 5 वर्ष पूर्व, अब करते हैं 5 साल पूर्व की बात। 5 साल पूर्व की बात, तो 5 साल घटा दो इससे, तो ये हो जाएगी x - 5। 5 साल कम कर दिए इसके, 5 साल पहले की बात चलिए। इसके भी 5 साल कम कर दो, 2x - 5। जितनी आयु इसकी अभी है
5 साल पहले क्या होगी, 5 साल कम कर दिए हमने इसके। अब ये बोलता है 5 वर्ष पूर्व उसकी यानी अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। तो अगर मैं इसको बराबर कर दूं तो इसको 3 गुना करना पड़ेगा, तब जाके इसके बराबर आएगी। इसकी आयु इससे 3 गुनी थी। अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हमारी एक समीकरण बन गई, इक्वेशन बन गई। अब 3 को अगर हमारा को ब्रैकेट खोलना है, हमें ब्रैकेट खोलना है, 3 को इससे भी गुना करना पड़ेगा, इससे भी गुना करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी डिजिट्स हैं, उनसे गुना करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि 3 से x को गुना कर दिया -5 लिख दिया, गलत हो जाएगा। खोलते हैं, 3 गुना x 3x माइनस 3 को 5 से भी गुना करो, 5 दिए 15 बराबर यहां है 2x -5। ठीक है, अब क्या सॉल्व होता है, 15 नंबर है, 5 नंबर, ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे। और ये x वाली डिजिट है, ये भी x वाली है, x और x आपस में सॉल्व हो जाएंगी। तो पहले इनको एक साइड ले आओ, ये बराबर है बीच में, इसे उठा के 2x को उठा के यहां ले आओ। तो यहां था 3x, 2x जो है जब यहां आएगा तो यहां प्लस में है, अभी यहां आएगा माइनस में, -2x बराबर, इधर तो -5 पहले ही था, ये 15 है, 15 तो इधर रह गया ना, उधर ले जाना पड़ेगा। 15 माइनस में है, अभी उठा के जाएगा वहां तो जाएगा प्लस में, प्लस का 15, और -5 तो यहां ऑलरेडी था। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इस 2 को यहां ले आया, 2x को, क्योंकि यहां 3x था, तो 2x 3x कट्ठे कट्ठे आ गए x वाले, और इस 15 को यहां ले आए, -15 यहां था, नंबर था ये खाली, तो नंबर इधर चला गया, नंबर इधर, नंबर इधर, नंबर एक साइड, माइनस में था ये प्लस में चला गया। अब इसे सॉल्व किए, 3x में से 2x गए, एक ही x बचा, बराबर 15 में से 5 गए, 10 बचे। तो x की वैल्यू हमारे को यहां मिल चुकी है, 10 x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। x की वैल्यू, x क्या थी, श्रेया की आयु, तो x कितनी आ गई 10, तो श्रेया कितने साल की हो गई, 10 साल की। अर्जुन कितने साल का हो गया, श्रेया का दुगना था तो 20 साल का। अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो 2 गुणा x की जगह 10, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, 2 गुणा x 20, तो 20 साल का हो गया अर्जुन, अर्जुन 20 साल का। तो यही पूछा था, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की आयु निकाल दी हमने, श्रेय हमारी 10 साल की, अर्जुन हमारा 20 साल का। तो पहला आंसर सही होगा, पहला ऑप्शन हमारा सही है। और इसका जो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आयु से संबंधित क्वेश्चंस, एज वाले, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, आयु संबंधी प्रश्न, ये हमारा टॉपिक का नाम हो गया। ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन, -7 डिवाइडेड बाय 21/13, -7 को भाग देना है 21/13 से, -7 को भाग देना है 21/13 से। तो इसे करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि अगर आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि ऐसे भाग कर दिया 21/13 नीचे आगे लिख दिया, -7 पीछे लिख दिया, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका है कि अगर कोई नंबर है, ए मान लेते, इसे ए मान लेते, कोई भी नंबर है आगे, उसको भाग देना है किसी भी भिन्न से, b/c, ऐसे किसी बटे वाले से भाग देना है। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, पहले हम इसे बदलेंगे, ए ऐसे ही लिख दिया, ये जो भाग है, भाग को गुणा में बदलेंगे, गुणा, भाग का उल्टा होता है गुणा। अब हमने ये उल्टा कर दिया तो इसे भी उल्टा करना पड़ेगा, तो c ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा। जब हमने भाग को गुणा में बदला तो इसे भी उल्टा करना पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए, -7 भाग को बदलो गुणा में, गुणा बदला,
अब ये गुणा में बदला तो ये भी बदलना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। 13 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। इसको बदला हमने गुणा में, तो ये भी उल्टा करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे 7 तिया 21 कट गया, तो यहां बचा 13 और नीचे बचा 3, सिर्फ 3 और एक माइनस। ये हमारा आंसर निकल चुका है। बहुत ही सिंपल था कि जब हम भाग को गुणा में बदलते तो उसके पीछे वाली संख्या पलट देते, आगे वाली नहीं, सिर्फ पीछे वाली संख्या पलट देते हैं और सीधा सीधा हमारा सॉल्व हो जाता है। तो -13/3, -13/3 यही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन से टॉपिक से आया है? इसका टॉपिक का नाम है डिवीजन एंड फ्रैक्शन। डिवीजन का मतलब होता है भाग और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको फ्रैक्शन को तो भिन्न बोलेंगे, भिन्न। और ये हो गया भाग एवं भिन्न, भाग एवं भिन्न। ये था क्वेश्चन नंबर 9th। ये हमारा 10th क्वेश्चन। इफ 5 6 7 5 6 7 5 6 7, ऐसा कुछ दिख रहा है हमको पैटर्न, इसमें को 5 6 7 से भाग दिया जाए तो भागफल होगा 567 से। अगर हम इस संख्या को भाग देंगे तो भागफल क्या होगा? ये है हमारी संख्या 5 6 7 5 6 7 5 6 7। इसको भाग देने को बोला है 5 6 7 से। अगर आप इसको भाग करेंगे, पहली बारी तो पूरा कट जाएगा, एक आ जाएगा 567 एकम 567। फिर इसकी बारी आती है, तब एक एक स्टेप चलता है। फिर इसकी बारी आती है, 5 तो 567 से बहुत छोटा रह गया, 5 तो 567 से बहुत छोटा रह गया, तो हम इसको क्या दे देते हैं 0। अब ये 6 इसके साथ जुड़ जाता है, अब 56 बन गया। 56 भी 567 से बहुत छोटा रह गया, फिर एक 0 दे दो। अब ये जुड़ गए इसके साथ, अब बना 567, पूरा 567। तो इसे काटेंगे 567 एकम 567। फिर वही बात, अब आती है इसकी बारी। 567 से 5 बहुत छोटा रह गया, तो इसको 0 दे देंगे। 0 दी तो ये जुड़ गया इसके साथ, अब 56 बन गया ये। अब ये 56 बन गया, 56 भी इससे छोटा है, तो एक और 0 दे दे। एक और 0 देने के बाद ये भी जुड़ गया इसके साथ, अब ये 567 बन गया। तो 567 एकम 567 और नीचे भी कट गया। तो आंसर कितना है आपका 1001। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। कौन सा है? ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप इसको ऐसे भी भाग करते हैं, चलो ऐसे भाग करके देखते हैं। अगर आप आपको ये नहीं आता है तो 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 से भाग करना है। 567 एकम 567 कट गया, नीचे सब कुछ उतरा क्या? ये 5 उतरा। अब ये छोटा रह गया, तो 0 जा 0, 5 ही रह गया नीचे। अब क्या उतरेगा? 6 उतरा। 56 और छोटा रह गया इससे, तो ये 0 जा 0, 56 ही आया नीचे। अब उतरेगा ये नीचे 7। अब बना 567 एकम 567 कट गया। अब उतरा ये 5 उतरा, यहां पे 5 उतरा, ये छोटा रह गया, तो 0 जा 0, 5। अब उतरा ये 6 नीचे, 56 बन गया। फिर से छोटा रह गया, तो 0, 567 गुणा 0 0, 56 ही आ गया नीचे। अब उतरा ये लास्ट का 7, 567 बन गया, तो 567 एकम 567 0। तब भी यही हमारा आंसर आया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। और टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्याओं का भाग।
यह है क्वेश्चन नंबर 11। एक रेलगाड़ी 3750 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में पूरी करती है, तो एक घंटे में औसत तय दूरी कितनी होगी। हमें क्या दिया है, दूरी दी है, डिस्टेंस 3750 किलोमीटर, और टाइम दिया है यानी समय कितना है, 25 घंटे। हमें क्या निकालना है, एवरेज, एवरेज यानी औसत, औसत चाल। अगर इंग्लिश में बोलूं एवरेज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का एवरेज, सॉरी एवरेज चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही लिख देता हूं मैं, अपॉन टाइम, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में चाल का फॉर्मूला दूरी, औसत दूरी बटे समय, औसत दूरी बटे समय। डिस्टेंस हमको 3750 किलोमीटर दिया है, टाइम हमें 25 आवर्स दिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो औसत चाल कितनी आएगी, औसत चाल सिंपल सा है, दूरी है हमारी 3750, 3750 बटे डिस्टेंस है 3750, टाइम यानी समय कितना है 25, समय है 25, तो ये आएगी 1 घंटे की, 1 घंटे की आएगी। अगर इसको काटेंगे हम, 5 से कटता है ये, 5 से कटेगा, पंजा पंजा 25, ये भी कटेगा 5 से, 7 पंजा 35, बचा 2, 2 बचा तो ये 25 बन गया, तो पंजा पंजा 25 और 0, 750 हो गया। फिर से 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 बच गया 25, पंजा पंजा 25, 0। अगर आप इसको ऐसे भी भाग करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो ये बना आपका 150 किलोमीटर। एक घंटे में कितनी चली, 150 किलोमीटर, एक घंटे में चली 150 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, हिंदी में लिखेंगे दूरी, चाल और समय, समय, ये टॉपिक का नाम है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्यूब रूट ऑफ 1, एक सही 127 बटे 216 इज, घनमूल निकालना है हमको इसका, इसका घनमूल कितना आएगा। तो ये लिखा है एक सही 127 बटे 216, 216। इसे सॉल्व करेंगे, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन। इससे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको 2 को गुणा करते हैं, नीचे और सामने वाला गुणा होता है, 2 से 16 कम 216, ऊपर प्लस होता है, ऊपर प्लस करेंगे तो 216 प्लस 127 बटे 216, 216 कम 216 प्लस ये, तो मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया प्लस ये बन गया आपका 6 7 13 का 3, 2 और 1 3, 4, 13 का एक हासिल भी था 4, और ये हो गया 343, 343 ऊपर बन गया, 216 नीचे बन गया। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालने को बोला है, क्यूब रूट। अगर आपको अगर ऐसे ही याद होंगे तो 343 का क्यूब रूट क्या होता है 7, 7 का क्यूब होता है 343, और 216 का क्या होता है 6, 6 का होता है क्यूब रूट। अगर आप यहाँ देखें 7 का क्यूब कितना होता है, 7 को कितनी बार गुणा करना है 3 बार, सतु सतु 49, ये तो बन गया आपका 49 गुणा ये बच गया 7। तो अगर आप 49 गुणा 7 करो, 49 गुणा 7, 7 नीम 63 का 3, हासिल लगे 6,
7 चौके 28 और 6, 7 चौके 7 नीम 63 का 3 3 हासिल 6 हासिल, 7 चौके 28 और 6, 28 और 6 बनता है 34, 343। वैसे ही अगर आप 6 का करेंगे, 6 का क्यूब का मतलब है 6 गुना 6 गुना 6 को 3 बार गुना करना है। तो ये बन गया चिका चिका 36 और एक बच गया गुना 6, तो 36 गुना 6, छिका छिका 36 का 6, 3 हासिल, 6 × 18 19 20 21, 216 तो 7/6। इसके अलावा अगर आपको इसके नहीं पता है तो कैसे निकाल लेंगे, निकालना भी मैं सिखाता हूं। वैसे हमारा आंसर यहीं सॉल्व हो चुका है और ये आ चुका है आपका 7/6। ये आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पर मैं फिर भी आपको घनमूल निकालना सिखाता हूं। जैसे 216 का अगर आपको घनमूल नहीं पता एग्जैक्ट 6 होगा तो ऐसे निकाला जाता है घनमूल। हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जिसको आप एलसीएम बोलते हैं, एक्चुअल एलसीएम तो नहीं होता ये, पर इसे हम अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो 2 से करेंगे, ये बन जाएगा आपका 2 एकम 2 0 8, 108 दूनी 216। 2 से करेंगे 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 54। 2 से करेंगे 27, 27 दूनी 54। 2 से नहीं होगा अभी, अब 3 से होगा, 3 से 9 तिये 27, 3 से 3 तिये 9, 3 से 1। जब आप ऐसे कर लेंगे तो घनमूल में जब भी घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाते, अगर वर्गमूल पूछा है तो 2 2 के जोड़े, घनमूल में 3 3 के जोड़े, 3 3 के जोड़े। एक बना आपका 2 का जोड़ा, एक बना 3 का, इनको गुणा कर दो। एक 2 का जोड़ा बना, एक जोड़ा 3 का, इसे एक ही लेंगे, इसे भी एक ही लेंगे। ये 2 का बना, ये 3 का, 3 दूनी 6, ये आंसर आ गया आपका 6। तो 216 का घनमूल 6। वैसे ही 7 का भी निकाल सकते हैं, 343। 7 का भी ऐसे ही करेंगे, 7 भी निकल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इसके टॉपिक का नाम है घनमूल, सिंपल सा घनमूल। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज ऑन RS 1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज। चक्रवर्ती ब्याज निकालनी है, मूलधन हमको दिया है 1000 रुपए, दर दी है 10% और समय दिया है 2 years 2 साल। तो फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, फॉर्मूला होता है ए बराबर P 1 + R/100 की घात n। ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला हुआ, अमाउंट। और हमारा चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है CI, इसे लिखते हैं चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है A में से P घटाना, P यानी मूलधन घटाना, सिंपल सा होता है ये फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। पहले ए निकालेंगे, जो ए निकल जाएगा उसमें से P है हमारा मूलधन 1000 घटा देंगे, सिंपल सी बात है। ए के लिए सबसे पहले P कितना है हमारे पास 1000 रुपये, P है हमारा मूलधन। फिर हमको चाहिए R कितना है 10%, P भी पता है, R भी पता है। N कितना है 2 साल 2 years, N होता है समय। सब कुछ मिल गया हमको। अब हम लगाते हैं सीधा फॉर्मूला। तो A बराबर P की जगह लिखेंगे 1000, 1 प्लस R की जगह लिखेंगे 10, R है हमारा 10%, बटे 100 और की घात n की जगह लिखेंगे 2। A निकल जाएगा हमारा A बराबर 1000, इसे सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट गई, 1 प्लस, अगर आप इसका दशमलव निकालेंगे, एक ही 0 है नीचे, तो 1 के आगे दशमलव लगेगा, 0, 1 के आगे दशमलव लगेगा, 0.1 बन गया ये, और घात है 2।
ए बराबर बाहर है हमारा 1000, अंदर है 1 प्लस 0.1 और इसकी घात है 2। यही लिखा मैंने एज इट इज। ए बराबर 1000, इनको प्लस करो, इनको प्लस करेंगे 1.1 आ जाएगा, 1.1 और इसकी घात है 2। ए बराबर 1000, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर, अगर आपको 11 का स्क्वायर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आप 11 गुणा 11 कर सकते हैं। ये होता है 121। ऐसे कर सकते हैं आप 11 1.1 गुणा 1.1, 11 को 11 से गुणा करना है। एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, एक कम एक, एक एक और एक 2 1, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पॉइंट है एक के आगे यहाँ, एक के आगे है, 2 के आगे हो गया ना 1 और 2, 1 2 पॉइंट लगे यहाँ पे, पॉइंट लग गया हमारा यहाँ पे। सिंपल सा था, ये सिंपल सा था। अब क्या करेंगे इसको, ए बराबर, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, इसको गुणा ये कर दो, 1 से गुणा करेंगे 121 ही आएगा। 2 के आगे पॉइंट था, 2 0 खत्म, 1 0 आ गई, 1210। अगर आपको गुणा करना आता है ना तो कितनी जीरो है, ये बहुत इजी होता है, 100 1000 10,000 गुणा करना भी। 1 2 3 जीरो है तो पॉइंट को 3 आगे ले जाओ, 1 2, तीसरा कुछ नहीं था तो जीरो लग गई, 3 आगे, 1 2 3 आगे, तो ये आ गया आपका 1210। ए आ गया हमारा 1210। अब हमें निकालने बोला है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती के ब्याज का फॉर्मूला ये है ए माइनस पी। ए निकालना इस तरह से पड़ा हमने, लेकिन फॉर्मूला है ए माइनस पी। तो ए तुम्हारा चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस पी, यहां लिख देता हूं मैं, सी आई। ए है हमारा 1210 अभी निकाला, माइनस पी है हमारा मूलधन 1000 रुपए। तो सी आई 1210 में से 1000 गए, कितना बचा, 210। ये हमारा आंसर है, ये हमारी ब्याज है 210। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देखिए, असल में हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालने बोली है। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला यहां है, चक्रवर्ती ब्याज का ए माइनस पी। तो ए में से पी घटाना है, सीधा सीधा है, पर हमको ए ही नहीं पता। तो ए निकालने का फॉर्मूला ये है, ए निकालने का फॉर्मूला ये है। तो पहले तो हमने ए निकालना पड़ा हमें, ऐसे पी की जगह 1000 रखा, आर की जगह 10 रखा, एन की जगह 2 रखा, 100 1। फिर हमने ऐसे ऐसे निकाल के सॉल्व करते करते ए निकाल दिया। अब हम वापस आते हैं कि हमको निकालना तो चक्रवर्ती ब्याज थी, निकालना तो चक्रवर्ती ब्याज थी, ये फॉर्मूला है। तो ए माइनस पी, तो ए तो निकल गया हमारा 1210, पी है हमारा मूलधन 1000, तो 1210 में से 1000 गया तो 210 बचा। तो ये निकली हमारी चक्रवर्ती ब्याज। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये टॉपिक का नाम है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल सा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 3p स्क्वायर क्यू आर क्यूब मल्टीप्लाई -4p क्यूब क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7p क्यू क्यूब आर। थोड़ा अजीब सा है देखने में, पर बहुत ही ज्यादा इजी है। एक बार यहां लिख देता हूं, 3p स्क्वायर क्यूब आर क्यूब मल्टीप्लाई -4p क्यूब क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7p क्यू क्यूब आर। ऐसा कुछ है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर देखते हैं, इनके नंबर्स को, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने बने ये यहां है 3 गुणा -4 गुणा और यहां है 7, कितना बना ये, 3 चौके 12, 12 सते 84, 84 माइनस का 84। ये आपका नंबर आ गया। अगर नंबर को गुणा करते हम लोगों को आया -84। अब जो बचे हैं पी क्यू आर, इनका तरीका ये है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि p की घात 3 है,
गुणा p की घात 2 है। अगर कुछ ऐसे इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो इसमें क्या हो जाएगा, p की घात 3 + 2 हो जाएगी। जब भी कोई चीज गुणा में होती है तो उनकी घातें जमा होती है, प्लस होती है, गुणा नहीं होगी, सिर्फ प्लस होगी। 3 और 2 5 बन जाएगी। वैसे ही यहाँ पे ये गुणा में है सारे, तो p की घात क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहाँ 2 है, ये देखिए 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 5, यहाँ 1 है, कितनी होगी 6, तो होगी 6। अब बारी है q की। क्यू को देखो, यहाँ q है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 और 2 होगी 3, 3 यहाँ है, 6 होगी इसकी। अब r की बारी है। r के पास 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 और 2 5, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होती है उसकी, 5 और 1 6, 6। तो टोटल कितनी होगी, -84 P6Q6R6, -84 P6Q6R6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और टॉपिक आया है ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हिंदी में बोलेंगे घातांक का नियम, घातांकों के नियम। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द सम ऑफ 0.42 + 0.042 + 0.0042। यहां तक तो प्लस करना है, यहां है -0.0042, इन्हें तो प्लस करना है, इसे माइनस कर देना है। तो प्लस करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे शॉर्ट तरीका, जिसमें बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं होगी। हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3, इन तीनों को प्लस करना है। तो हम लोगों ने पहले 3 पॉइंट लाइन में लगा दी, 3 पॉइंट्स लाइन में लगा दिए, पॉइंट्स लाइन में लगाने। अब पहला देखो, आगे 0, पीछे 4, फिर है 2, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट के आसपास देखो, आगे 1 0 है, पीछे 1 0 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पॉइंट के आगे 1 0 है, पॉइंट के बाद 1 0, फिर है दूसरी 0, फिर है 4, फिर है 2। अब इन्हें प्लस कर सकते हैं आप, अब आप इसे प्लस कर सकते हैं। इधर कुछ नहीं है, 2, 4 और 2 6, 4 और 2 6, इस लाइन में 4.0, तो कितना है आपका 0.4662। ये तो प्लस करके आया यहां तक। अब इसमें से माइनस क्या करना है आपको, 0.00042, ये माइनस करना है। इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे, ये में से ये माइनस करना है, ये प्लस करके ये आ गया, इसमें से ये माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट लाइन में लगा दिए, पॉइंट लाइन में लगा दिए, ये लिख देते हैं पहले वाला, पॉइंट के आगे 1 0, पॉइंट के आगे 1 0, पॉइंट के बाद 4, फिर 6, फिर 1 और 6, फिर है 2। वैसे नीचे वाले लाइन में लगे ना पॉइंट, माइनस करना है ये, आगे 1 0, पीछे 1 0, फिर 1 और 0, फिर 1 और 0, 1 2 3 0, फिर है 4, फिर है 2, ऐसे। अब इसे घटा देना है। अब ये खाली जगह रहेगी ना, तो यहाँ पर 0 भर सकते हो, जहाँ खाली जगह है वहाँ 0 भर सकते हो। यहाँ भी आप 0 भर सकते थे, ये खाली जगह थी, ये तब भी यही आंसर आता। अब सॉल्व करते इसे, यहाँ 0 है तो यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ से 1 लेंगे, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 1 ही बच गया था, 1 बचा था, 1 यहाँ दे दिया, तो यहाँ से लिया इसने 1, तो 11 बन गया, 11 में 4 गए 7, यहाँ 5 बचे 5, यहाँ 6 के 6, 4 में 0 गए 4.0, तो यह आया 46, हमारा आंसर आया 46578, 46578, ये हमारा आंसर बी सही आ गया, आंसर नंबर बी। और टॉपिक का नाम वही है,
टॉपिक का नाम आप सभी को पता है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, दशमलव का योग और घटाव। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक गांव की आबादी 5000 है और 2% की दर से हर वर्ष बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद कितनी आबादी होगी? तो सिंपल सा ये चक्रवर्ती वाला ही क्वेश्चन आ गया, जैसे कि हम लोग इंटरेस्ट वाला पढ़ते हैं ना, ब्याज वाला, चक्रवर्ती ब्याज। तो ये चक्रवर्ती वृद्धि है आबादी में। तो इसका ऑप्शन हम लोग सीधा सीधा निकालेंगे कि चक्रवर्ती वृद्धि कितनी हुई आबादी में। आबादी कौन सी? चक्रवर्ती वृद्धि 2 वर्ष बाद कितनी हुई? तो वही फॉर्मूला P जो उसमें होता था, P 1 + r/100 की घात n, 1 + r⁴n। P क्या है हमारा यहाँ पर? 5000 जो अभी गिवन है, मूलधन जिसे हम बोलते थे। वैसे ही आबादी हमें R दिए है, R क्या है? 2%, और n यानी समय कितना है? 2 वर्ष बाद 2। P हमें पता है, R पता है, 2 पता है, n पता है, तो लगा दीजिए यहां पर। P है 5000, 1 + R है 2/100 की घात n। अगर 2/100 करते हैं हम लोग, 2/100 करते हैं, तो ये हो जाएगा 5000। देखो आप इसे काट भी सकते हैं, 50 आएगा, फिर 50 कम 51 बहुत लंबा चला जाएगा। मैं सिंपली करता हूँ, इसे दशमलव में ले लेता हूँ। 2 है, 2 0 है, तो 2 के आगे दशमलव लगेगा, 2 के आगे पॉइंट लगेगा। एक तो 2 है हमारी, 2 के आगे पॉइंट लगा दिया, और घात n कितनी हमारी? 2 साल, ये 2, ये हो जाएगा 5000। यहाँ आपकी कैलकुलेशन देखी जाएगी, कितनी फास्ट कैलकुलेशन आप करते हैं। इसे प्लस करेंगे 1.02 की घात 2 आएगी। अब ये स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे मैं करूँ इसको 102 गुणा 102, स्क्वायर का मतलब है 102 को 102 से ही गुणा करो, 0.11 किसके आगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 2 0 1, 4 0 2 और 2 4 0 1, पॉइंट है 1 2 3 4 के आगे, 1 2 3 4। तो आपका क्या है आंसर यहाँ पे? 5000 गुणा, ये ब्रैकेट खुल गया, गुणा हो गया 1.0404। 5000 गुणा 1.0404, 1.0404, तो ये कितना बन जाएगा? अगर आप इसको गुणा करेंगे, तो आपका बनेगा 5200, ये लगभग 5200 इस ऑप्शन के बराबर बन जाएगा, 5202 लगभग बनेगा, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट थोड़ा बड़ा बनेगा, लगभग इसके आसपास बनेगा। तो ये आपका आंसर है 5202। सिंपल कुछ नहीं किया हमने, वही चक्रवर्ती वाला फॉर्मूला लगाया, जिसमें P हमको ये दिया है, R ये है, और N ये है। P, R और N। P की जगह 5000, R की जगह 2, N की जगह 2, फिर हमने सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। ये रहा हमारा 17th क्वेश्चन। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज, हमें परिधि दी है, सर्कमफ्रेंस दी है किसी वृत्त की, सर्कल की 132, परिधि कितनी दी है? परिधि यानी सर्कमफ्रेंस कितनी दी है? 132 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, जो कि दिया है 132 सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व कीजिए। पाई का होता है 22/7, आर हमको नहीं पता, 132, 22 दूनी 44/7, आर बराबर 132। यहाँ से आर निकल जाएगी 132,
इसे उठा के वहां ले जाएंगे। अभी बटे वाली है, वहां जाके पलट जाती है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। जब भी हम बराबर की उस तरफ ले जाते हैं तो पलट जाता है। ठीक है, तो ये बन गया। अगर इसको काटेंगे आप, ये कटेगा 44 कम 44, 44 तियां 132 होता है। आर कितना आ गया आपके पास, 7 तियां 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। आर हमारे पास 21 सेंटीमीटर आ चुका है। तो इन्होंने बोला था सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 132, परिधि है 132। हमें निकालना है एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया 22/7 और आर कितना है, आर यहां से निकाला हमने 21, 21 गुणा 21, 2 बार इसीलिए लिखा, ये आर स्क्वायर था, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। ठीक है, आर 7 से गया 21, 7 तियां 21, तो ये बना आपका 22 गुणा 21 तियां 63, तो ये बन जाएगा आपका, अगर आप गुणा करेंगे 63 गुणा 22, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 8 3 1, तो यह आया 1386 सेंटीमीटर। अभी क्षेत्रफल की बात हो रही तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है इसके ऊपर, 1386। ऑप्शंस में देखेंगे 1386, 1386, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो पहले वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर से इस क्वेश्चन को देखो, परिधि दी थी, परिधि दी थी, क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, आर हमको नहीं पता था, तो हम यहाँ परिधि से हमने आर निकाला, पहले आर निकाला, फिर हमने आर 21 आया हमारा, आर की जगह हमने यहाँ डाल दिया, तो आर स्क्वायर था तो आर को 2 बार लिखा हमने, 21 इंटू 21, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, एलसीएम ऑफ 4, 6, 12 एंड 15, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो सभी को निकालना आता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके, 4, 6, 12 और 15, इनका अलग अलग निकालना है। ये माइनस नहीं है, ये सिर्फ मैंने डैश लगाया ऐसे अलग अलग करने के लिए। तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, ये हो गया, 3 दूनी 6, ये भी हो गया, ये भी होता है, 6 दूनी 12, ये नहीं होता 15, तो 15 को एज इट इज लिखेंगे ऐसे ही। फिर से 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, ये नहीं कटता, इसको ऐसे ही लिख देंगे 3, ये कट जाता है, 3 दूनी 6, 15, 2 से अब कोई होता है, नहीं होता है, अब 3 से, एक तो ऐसे ही आ गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये होगा 5, 3 पंजे 15, अब 3 से नहीं होगा कोई, अब होगा 5 से, ये एक रह गया, ये एक रह गया, ये एक रह गया, 5 एकम 5, एक एक रह गया, हो गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना बनाइए, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ये आपका एलसीएम आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक है ये, तो उसका ये क्वेश्चन था 60, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल निकाली, स्पीड हमें निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला, स्पीड यानी चाल, चाल का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी बटे समय, समय। तो डिस्टेंस तो उसकी अपनी लंबाई है, एक खंबा है, उसको पार करने के लिए 240 मीटर की लंबी, तो शुरू से गई और यहाँ खत्म होगी,
तो 240 मीटर का वो डिस्टेंस हो गया। तो स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड की जगह लिखेंगे 240 अपॉन टाइम कितना हो गया 16 सेकंड में, 16 सेकंड में। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 कम 16। अगर आप इसे सॉल्व करना आता है, अगर चलो मैं सिंपली करता हूँ, 4 से इसे सॉल्व करते हैं। 4 चौके 16 और 6 चौका 24 और ये 0 भी लग गई। फिर 4 से करो, 15 चौके 60, 15 आ गया। तो स्पीड कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारे पास चाल आ गई हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड की। लेकिन ऑप्शंस में देखिए तो किलोमीटर पर आवर है, ऑप्शंस में किलोमीटर पर आवर है। उस हमें पहले इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। कैसे होता है ये भी मैं दिखा दूं। अगर आप 1 मीटर पर सेकंड की बात करते हैं, 1 मीटर में 1 मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर। बेटा किलोमीटर देखिए, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो मीटर को छोटे को बड़े में बदल रहे हैं, बड़े में बदल रहे तो बटे में आता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर गुना, और सेकंड अपॉन में है नीचे है, ये आ जाएगा ऊपर। 60 × 60 36 होता ना, 60 मिनट गुना 60 सेकंड, ये आ जाएगा। तो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, तो 1 मीटर पर सेकंड हो जाता है। छिका 36/10, 2 से काटेंगे ये 5 रह गया, ये 18 रह गया, 18/5। पर हमें इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर आपको याद होना चाहिए, ये 1 मीटर में 18/5, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा कर देना है। तो हमारे पास स्पीड थी 15 गुणा 18/5। सिंपल सा क्वेश्चन था, 15 गुणा 18/5। तो ये आ जाएगा, कट जाएगा 5 तिये 15, 18 तिये होता है हमारा 54, 18 तिये 54 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा था क्वेश्चन। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस उसकी अपनी लेंथ, टाइम 16 सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड आया। ये मीटर पर सेकंड में, हमें चाहिए किलोमीटर में। तो किलोमीटर के लिए हम लोग करते हैं 18/5 से गुणा। तो 15 को किया 18/5 से, 5 दिए 15 और ये हो गया 3 बचा, 3 18 गुणा 3 और ये हो गया 54। तो यहाँ पे देखिए 54 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इफ 56 - 45 प्लस √x इज इक्वल टू 17 देन x इज, हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। हमें दिया है 56 - 45 प्लस √x इक्वल टू 17। तो पहले इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को माइनस करेंगे। 56 - 45 बचेगा 11 प्लस √x इक्वल टू 17। अब क्या हमें x निकालना है, हमें ये निकालना है, तो इसको एक साइड रहने देंगे, इसको यहीं रहने देते हैं। यहाँ है हमारा 17, इस 11 को उठा के यहाँ ले जाएं, ये प्लस में है वहाँ जाएगा माइनस में। 11 के आगे कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स प्लस में होता है। तो यहाँ से वहाँ ले जाने, जब बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, -11 हो गया। √x इक्वल टू 17 में से 11 गए, 17 में से 11 गए, बचते हैं हमारे 6, बचेंगे हमारे 6। अब हम क्या करेंगे, हमें ये सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, √x है, तो ये रूट हटाना पड़ेगा, और ये रूट हटता है स्क्वायर से। तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे,
स्क्वायर लगा देंगे इनके, इधर भी लगाना पड़ेगा, इधर भी लगाना पड़ेगा, स्क्वायर दोनों साइड लगता है। तो ये तो कट गया, ये तो खाली x बाहर आ गया, x बाहर आ गया यहां पर इसका तो स्क्वायर है, तो छिका छिका 36, तो ये बन गया हमारा 36। और ये टॉपिक कौन सा है, इससे पीछे वाला अगर रेल वाला था तो वो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला था टॉपिक। ये हमारा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ स्क्वायर रूट, पर स्क्वायर रूट रहने दो, लीनियर इक्वेशन या रेखिक समीकरण, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। अभी तक इस टॉपिक के कम से कम 6-7 क्वेश्चन आ चुके हैं, 6-7 क्वेश्चन आ चुके हैं। 36 आंसर है हमारा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द मिसिंग नंबर 2, 5, 11, 20, इस तरह से। तो ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, ये मैथमेटिक्स का नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। रीजनिंग का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कितने का फर्क है, इन दोनों के बीच है 3 का फर्क। अगर यहां लिख दूं मैं 2, 5, 11, 20, 32, 47, इन दोनों के बीच का फर्क कितना है, 3 का। इन दोनों के बीच का 6 का, इन दोनों के बीच का है 9, इन दोनों के बीच का है 12, इन दोनों के बीच का है 12, 15। तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए, अगर आप देख रहे हैं 3 का पहाड़ा चला है, 3 दूनी 6, 3 9, 3 12, 3 6 9 12 15, अगला होना चाहिए 18 का। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, अगला डिफरेंस होना चाहिए 18 का। तो 47 प्लस 18, 47 प्लस 18, 7 और 8 15 का 5, हासिल लगा 1, 4 और 2 6। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका यहाँ पे 65, 65। अगला चेक करते हैं, इसके बाद क्या होना चाहिए, 3 6 9 12 15 18 21 का, 3 का पहाड़ा पढ़े 3 का टेबल्स, तो 21, 65 और 21, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 86, ये देखिए 86। तो आंसर हमारा क्या है 65, 65। और ये टॉपिक है हमारा रीजनिंग का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, परिधि होती है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई यानी हाइट, हाइट दी है 15 सेंटीमीटर। बेलन यानी सिलेंडर, सिलेंडर का आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें निकालना है। हमें परिधि दी है ऊपर की, सिलेंडर जो होता है हमारा, ये जो सिलेंडर होता है, ये बेलन होता है, इसके ऊपर की परिधि यानी सर्कल यानी वृत्त की परिधि हमें कितनी दी है 44 सेंटीमीटर। वृत्त कैसा होता है, सर्कल के इसमें, तो परिधि क्या होगी, परिधि यानी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, और हमें दी कितनी है 44 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर, परिधि हमें 44 सेंटीमीटर दी है, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो कितना है 44 सेंटीमीटर। तो यहां से हम आर निकालेंगे, हमें ये आर निकालना है, आर हमें गिवन नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम या आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन यानी वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच हमें पता है हाइट 15 सेंटीमीटर दी है, हाइट हमें पता है सेंटीमीटर 15, पाई हमें 22/7 है, आर हमें नहीं पता, तो आर यहां से निकलेगी 2 गुणा 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, आर बराबर 44, 22 दूनी
44/7 आर बराबर यहाँ भी है 44। अब आर को यहीं रहने दो, 44 इधर है, इस वाले को ये सारा पोर्शन उठा के यहाँ भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये गुणा में है, वहाँ जाएगा, वहाँ जाके पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। ऐसा ही होता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला पलट जाता है वहाँ जाके। तो अगर आप देखेंगे 44 से 44 गया, आर कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। आर आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, आर आ गई 7 सेंटीमीटर, आर ये आ गई। अब हम यहाँ पे डालेंगे आयतन में, आयतन, आयतन यानी आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम 22/7 गुना आर है हमारी 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7 49 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, 7 गुना 7 इंटू हाइट है हमारी, हाइट ये दी हमें 15 सेंटीमीटर, 15। अब काटो जहां जहां कटता है, एक साथ से एक साथ गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 गुना 7 गुना 15, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 22 गुना 7 गुना 15, 15 पंजा 75, 15 छिका 90, 15 सता 105, 105 गुना 22, तो ये बन जाएगा आपका 1300, ये लास्ट वाला ऑप्शन 1310 सेंटीमीटर, 1310 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो इसके ऊपर क्यूब लगता है, 1310 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं था, हमें परिधि दी थी, हमने परिधि का फॉर्मूला लगाया, वहां से हमने आर निकाला, आर जो निकाला, अब हमें आर यहां जरूरत थी। आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो हमें पता है 22/7, एच हमें गिवन है, दिया हुआ है 15, बस आर नहीं पता था, तो आर हमने यहाँ निकाला 7 गुना 7, 7 से 7 गया, बचा 22 गुना 7 गुना 15, 15 7 105, 105 गुना 22 1310, तो 1310 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। द वैल्यू ऑफ -1 की पावर 1000 है, 1000 इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले तो देखें, -1 की पावर 1000 हमसे पूछी गई है। एक की घात कुछ भी हो, एक की पावर कुछ भी हो, एक ही रहती है। देखिए, एक का स्क्वायर 1 इंटू 1, एक एकम 1, एक की घात 3, एक को 3 बार गुणा कर दो, एक एकम 1 एकम 1 एकम 1, एक को 1000 बार गुणा करेंगे तब भी एक ही आएगा। बस हमको ये माइनस चेक करना है कि माइनस आएगा या नहीं। इसके लिए देखिए, यहां लिख देता हूं मैं, -1 की घात जब भी सम संख्या हो, सम संख्या हो यानी इवन नंबर में हो, तो हमेशा प्लस का 1 आएगा। और -1 की घात जब भी विषम संख्या हो, विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसी हो घात, इसकी पावर ऐसी हो, तब हमेशा -1 आएगा। लेकिन 1000 क्या है हमारा, 1000 क्या है, 1000 जो है -1 की घात कैसी है, ये है इवन यानी सम है हमारी 1000, तो हमेशा प्लस का 1 आएगा, तो इसका आंसर प्लस का 1 रहेगा। ये हमारा आंसर रहेगा इसका, तो प्लस का 1 है यहाँ, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बस याद रखना है, जब भी घात सम में हो, 2 4 6 8 10 1000, तो प्लस का आएगा। जब विषम में हो 1 3 5 7, यहाँ पे घात 1 3 5 7 हो, ऐसी हो 101 हो, 1001 होती, 1003 होती, तो ये माइनस का 1 आता। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल। इसके भी 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसी 25 क्वेश्चन के अंदर, तो इसके भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये।
मोहन एक कार को 8,000 रुपए में खरीदता है और 1 वर्ष बाद 25% हानि पर बेच देता है। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। हानि मतलब लॉस में बेचता है, लॉस में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसने खरीदी कितनी थी। खरीदी कितने रुपए की थी? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था? 8,000 रुपए। 8,000 में खरीदी थी। अब उसने लॉस यानी हानि, हानि यानी लॉस, लॉस कितने का मिला उसको? 25% का, 25% का उसे लॉस हुआ। तो लॉस को निकाले, लॉस को निकालो। प्रतिशत हटाने के लिए 25 बटे प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 हो जाएगा, और गुणा हमेशा क्रय मूल्य से होता है, जो खरीदा हुआ, यानी 8,000 से। ऐसे ही निकलता है लॉस, या प्रॉफिट भी ऐसे ही निकलता है कि परसेंटेज जितना भी होगा प्रतिशत बटे 100 लगा देते हैं, और गुणा हमेशा खरीदने वाले से, कॉस्ट प्राइस हम बोलते हैं या फिर हम क्रय मूल्य बोलते हैं कि हमने कितने में खरीदी, उससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये 0 से 0 गया, 2 0 तो गई, तो यहां बच्चा 25 गुणा 80। तो लॉस कितना हुआ? उसे हुआ 25 चौका 100, 25 दूनी 2,000 का लॉस हुआ उसे। 2,000 रुपए का उसे लॉस हुआ, ये उसका लॉस हुआ। अब उसने बेचने का प्राइस हमने निकाला है, सेलिंग प्राइस। बेचने का प्राइस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी। सेलिंग प्राइस क्या होता है? अगर हानि के केस में हो, जब हानि होती हो, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि। इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया उसका? 8,000 में खरीदा था, 2,000 का उसे लॉस हो गया, 2,000 का लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस कितने में बेचा होगा उसने? 6,000 में, 6,000 में उसने बेची, 2,000 का लॉस खा गया, यानी 25% की हानि उसने खाई है। सिंपल सा फिर से देखें, खरीदा उसने 8,000 में, क्रय मूल्य सीपी 8,000 में खरीदी, 25% का उसको लॉस हो गया। ये तो प्रतिशत में थी हानि, तो हमें रुपए में निकालनी थी हानि, तो हमने क्या किया? प्रतिशत के बटे में 100 लगा दिया, और हमने कितने में खरीदी थी जो हमको दिया था, गुणा उससे कर दिया, तो 2,000 रुपये आ गया। प्रतिशत में तो 25 की थी हानि, रुपए में 2,000 रुपये का उसको लॉस हुआ। तो खरीदी उसने 8,000 में थी, बेची उसने 2,000 कम में, लॉस 2,000 का किया, तो कितना हुआ? 6,000 का उसने सेलिंग प्राइस उसका था। तो ये हमारा आंसर रहेगा 6,000। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। और ये जो टॉपिक है ये है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का ये टॉपिक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 3/4 की घात है 7, 3/4 होल पावर 7, 4/3 होल पावर 7, ये ऑप्शन हमें दिए हैं। 3/4 की घात तो 7 है, गुणा 4/3 की घात भी 7 है। अब ये जो घात है ये दोनों की है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 की भी ये घात है, 3 की घात 7, और 4 की भी ये घात है 7। मैंने ब्रैकेट खोल दिया, गुणा यहाँ पे 4 की घात 7 है, 4 की भी ये 7 घात है, 3 की भी घात ये 7 है, दोनों को दे दी मैंने ये घातें। ठीक है, अब 3 की घात 7 ऊपर भी है नीचे भी कट गया, 4 की घात 7 ऊपर भी है नीचे भी कट गया, आंसर बचा 1। ये होता है ना 3 एकम, ये कम ये कम ये, एक एक से ये भी कट गया, एक एक से, एक एक कम एक, एक एक कम एक आंसर आ गया। तो ये था एक, हमारा आंसर है ए विल बी करेक्ट। और टॉपिक का नाम था लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल। बहुत क्वेश्चन आ चुके इसके, लॉ ऑफ
एक्सपोनेंशियल। इसके कम से कम 8, 6, 7 या 8 क्वेश्चंस आ चुके हैं। 25 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक के थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसे हिंदी में बोलेंगे घातांकों के नियम, घातांकों के नियम। इसमें एक एडिशन में जोड़ूंगा, अगर आपको याद होना चाहिए कि अगर a की घात m हो गुणा a की घात n हो, एक ही चीज है दोनों, a घातें अलग अलग है, तो घातें हमेशा प्लस हो जाती है, गुणा में घात हमेशा प्लस हो जाती है। दूसरा a की घात m, अगर बटे वाली बात हो, भाग वाली बात हो, तो यहां पर घातें m माइनस n, घात माइनस हो जाती है। अगर ऐसा हो a की घात m की घात n, इस केस में m गुणा n हो जाएगी। इस केस में ही हमेशा गुणा होती है, इस केस में ही हमेशा गुणा होती है। गुणा में प्लस होती है, भाग में माइनस होती है, और ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट अगर घात हो तो ये घातें गुणा हो जाती है। ये बोलता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल। इसके अलावा मैंने आपको बताई थी a की घात अगर 0 हो, a कोई भी नंबर हो सकता है, 1 की घात 0, 2 की घात 0, 10 की घात 0, 100 की घात 0, तो हमने पहला क्वेश्चन किया था, हमेशा 1 आता है। लेकिन अगर 0 की घात 0 हो, इस पे भी 1 आता है। ये तो बोलते हैं प्रैक्टिकल, पर इस पे बहुत कुछ चला है अभी। कुछ लोग बोलते हैं कि 0 की घात इन्फिनिटी आती है। अभी तक एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं मिली है, तो अभी तक हम इसे ही मानते हैं। ये थे 25 क्वेश्चन जो कि 2019 के पटवारी के एग्जाम में आए थे। हम बाकी क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, साथ ही पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग इसी तरह जुड़े रहे। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।